नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है हर्षित द्विवेदी। एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आखिरी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 है ये, एनसीईआरटी 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की किताब का। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अच्छा, मैं आपसे बोलूंगा इससे पहले वाली वीडियो देख लीजिए जाके। आप एनसीईआरटी की 11th क्लास की इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में जाइए, मेरे प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। पाकिस्तान की डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज किस प्रकार से काम करी, इसको हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, अगर आप इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ पाकिस्तान को एनालाइज करो तो आप देखोगे कि जिस प्रकार से इंडिया में डेवलपमेंट शुरू किया, कुछ कुछ उसी प्रकार से पाकिस्तान में भी डेवलप होना शुरू हुआ। पाकिस्तान ने भी एक मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल को अपनाया। मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब पब्लिक सेक्टर की भी प्रेजेंस है, प्राइवेट सेक्टर की भी प्रेजेंस है। देयर वाज को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई जा रही है, सर्दी के महीने में वाघा बॉर्डर दिखाया जा रहा है। यहाँ पे एक टूरिस्ट प्लेस है। इस वाघा बॉर्डर के थ्रू ट्रेड भी होता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। हालांकि ट्रेड अब ऑलमोस्ट बंद है, इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते काफी खराब हैं। अभी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस डीजीएमओ की बातचीत होनी शुरू हुई है, लेकिन कब इंडिया पाकिस्तान के हालात बिगड़ जाए कुछ कह नहीं सकते। फिर आगे बात की जाए, लेट 1950s में 1960s में पाकिस्तान ने इंट्रोड्यूस किया रेगुलेटेड पॉलिसी फ्रेमवर्क। ठीक है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन बेस्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू किया। कहने का मतलब क्या है कि भाई जो गुड्स इंपोर्ट हो रहे हैं कैसे ना कैसे करके उनके इंपोर्ट को रोको और उन गुड्स को पाकिस्तान के अंदर बनाने की कोशिश करो। यहाँ पे पाकिस्तान को उसी तरीके से मात खानी पड़ी, उसी तरीके से नुकसान झेलना पड़ा जिस तरीके से इंडिया ने नुकसान झेला। आप इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन भले ही कर दो, लेकिन जिस लेवल के गुड्स आप इंपोर्ट कर रहे हो उस लेवल के गुड्स अगर आप अपने देश में नहीं बना पाए तो गुड्स इंपोर्ट करने का कोई मतलब नहीं है। ये जो पॉलिसी थी आपकी इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की पाकिस्तान की, इसने टैरिफ प्रोटेक्शन को भी इस्तेमाल किया फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंज्यूमर गुड्स टुगेदर विद डायरेक्ट इंपोर्ट कंट्रोल्स ऑन कॉम्पीटिंग इंपोर्ट्स। कहने मतलब ये है कि भाई जो देश में कंज्यूमर गुड्स बन रहे हैं उनके ऊपर टैक्सेस कम लगाए जाएंगे, उनको अलग अलग प्रकार के इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, और इन गुड्स को बचाने के लिए जो बाहर से कॉम्पीटिंग प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर इंपोर्ट हो रहे थे उनके ऊपर एक्स्ट्रा इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई और उनके ऊपर क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। तो अगर स्टील इंपोर्ट हो रहा है पाकिस्तान के अंदर तो पाकिस्तान की सरकार यहाँ पे नियम लगाएगी कि आप 100 टन से ज्यादा स्टील इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के बहुत सारे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस भी लगाए गए पाकिस्तान में। फिर पाकिस्तान में भी भाई ग्रीन रेवोल्यूशन आया। जिस तरीके से इंडिया में भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया उस तरीके से पाकिस्तान में भी ग्रीन रेवोल्यूशन आया और मैकेनाइजेशन हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में पब्लिक इन्वेस्टमेंट हुआ और कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी जो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन है वो बढ़ा और उनका जो एग्रेरियन स्ट्रक्चर है वो भी चेंज हुआ। 1970s में नेशनलाइजेशन शुरू हुआ कैपिटल गुड्स का, कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज का। कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज क्या होती है? देखिए, वो गुड्स जो कि फाइनल प्रोडक्ट नहीं है लेकिन वो फाइनल प्रोडक्ट्स को बनाने में एक बहुत मेजर रोल यूज कर सकते, मतलब बहुत मेजर रोल प्ले कर सकते हैं। तो वो गुड्स जो दूसरे गुड्स को बनाए, जैसे कि भाई आप कह सकते हो मशीनें, इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले मशीनें, ये कैपिटल गुड्स हैं। क्योंकि ये ऐसे गुड्स हैं जो कि फाइनल प्रोडक्ट तो नहीं है लेकिन ये फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में मदद कर रहे हैं। तो इकोनॉमी में जो कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे बंदूकों की गोलियां बनती है। हमारी जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं, डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, अगर आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्जाम क्वालिफाई करते हो तो आपकी डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में पोस्टिंग लग सकती है, आप उसके हेड बन के जाओगे। तो इन डिफेंस ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में जहाँ पे गोलियां बनती हैं वो गोलियां ऐसे तो बन नहीं जाती होंगी, किसी मशीन के थ्रू बनती होंगी, वो मशीन एक कैपिटल गुड है। समझ गया बात हो। फिर बात की जाए, पाकिस्तान ने अपने पॉलिसी ओरिएंटेशन को लेट 1970s और 80s में थोड़ा बदला। यहाँ पे डी नेशनलाइजेशन किया गया, यानी कि सरकारी कंपनी जो सब कुछ ओन करती थी उनकी ओनरशिप को कम किया गया और प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया गया। इस समय पे पाकिस्तान को बहुत सारे वेस्टर्न नेशन से सपोर्ट भी मिला, बहुत सारे रेमिटेंसेस भी मिले, क्योंकि पाकिस्तान की बहुत बड़ी डायस्पोरा मिडिल ईस्ट में काम करती थी। तो मिडिल ईस्ट में काम करती थी तो वो घर अपने पेमेंट भेजते थे अपने घर वालों के पास, तो इससे पाकिस्तान के अंदर पैसा आता था। इन सब चीजों से कहीं ना कहीं पाकिस्तान में इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ी और कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सरकार भी प्राइवेट सेक्टर को बहुत बढ़ावा दे रही थी कि आप पाकिस्तान में आइए और काम करिए। तो नए इन्वेस्टमेंट के लिए एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर यहाँ पे पाकिस्तान में बनना शुरू हो गया था। तो हमने यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान की जो डेवलपमेंटल स्ट्रेटजीज थी इनको थोड़ा बहुत हल्का फुल्का यहाँ पे समझा है। अब आगे बात करेंगे डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को। उससे पहले वीडियो पे लाइक का बटन, सेल्फ प्रमोशन जरूरी है, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और शेयर बहुत जरूरी है। 4.5 मिनट के बाद भी अगर कोई मेरी वीडियो को देख रहा है तो कहीं ना कहीं इसको वीडियो से फायदा मिल रहा होगा, तभी वो इतने लंबे समय तक यहाँ पे टिका हुआ है।
इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कर सकते हैं। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आपके मैसेज का जवाब दूंगा। अब बात करते हैं डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स की। अगर आप ग्लोबल पॉपुलेशन की बात करो तो लमसम अगर दुनिया में 6 लोग हैं तो 6 में से एक इंडियन है, एक चाइनीज है। इस लेवल पे इंडिया और चाइना वालों की आबादी इस समय पे पहुंची हुई है। इंडिया, चाइना और पाकिस्तान के डेमोग्राफिक इंडिकेटर्स को थोड़ा यहाँ पे कंपेयर करते हैं। पॉपुलेशन जो पाकिस्तान की है वो कहीं ना कहीं चाइना और इंडिया के कंपैरिजन में कम है। मैं ये नहीं बोलूंगा कि पाकिस्तान की ओवरऑल आबादी कम है, आबादी पाकिस्तान की ठीक ठाक है, लेकिन इंडिया और चाइना के रिस्पेक्ट में पाकिस्तान की आबादी केवल 1/2 है, केवल 10% है। तो पाकिस्तान की आबादी यहाँ पे आप देखोगे तो कम है। चाइना एरिया वाइज बहुत बड़ा है, ज्योग्राफिकली सबसे ज्यादा एरिया आपका यहाँ पे चाइना के पास है, ठीक है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, इट्स डेंसिटी इज द लोएस्ट। दो चाइना इज द लार्जेस्ट नेशन एंड ज्योग्राफिकली ऑक्युपाइज द लार्जेस्ट एरिया अमंग द 3 नेशन, इट्स डेंसिटी इज द लोएस्ट। यहाँ पे एक्चुअली में पॉपुलेशन डेंसिटी की बात हो रही है। अब देखिए पॉपुलेशन डेंसिटी आप कैसे करोगे, एक देश की जितनी भी आबादी, जैसे यहाँ पे लिख रहा है, ये 2017-18 डाटा के हिसाब से हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। इंडिया की आबादी दिख रही है 135 करोड़, चाइना की आबादी दिख रही है 139, लगभग 140 करोड़, सॉरी चाइना की आबादी लगभग 139 करोड़, पाकिस्तान की आबादी लगभग 21 करोड़। अब जितना भी इनका इलाका है, अगर आप आबादी को इलाके से डिवाइड कर दोगे तो पर स्क्वायर किलोमीटर इंडिया की डेंसिटी निकल के आती है 455। यानी 1 स्क्वायर किलोमीटर में इंडिया में 455 लोग रहते हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर में चाइना में 148 लोग रहते हैं, और 1 स्क्वायर किलोमीटर में पाकिस्तान में 275 लोग रहते हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडिया की है, चाइना की उससे कम, और इंडिया के बाद अगर दूसरे नंबर पे किसी की पॉपुलेशन डेंसिटी तो पाकिस्तान की है, अगर आप इन 3 कंट्रीज के डाटा को कंपेयर कर रहे हो तो, ठीक है भाई। उसके बाद अगर आप बात करो तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की यहाँ पे बात की जाए तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यहाँ पे सबसे ज्यादा किसका है, तो पाकिस्तान का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट यहाँ पे सबसे ज्यादा है, उसके बाद इंडिया का, उसके बाद चाइना का। तो भाई पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देख लेते हैं यहाँ पे। इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितना है 1.03%, चाइना कितना है 0.46%, पाकिस्तान कितना है 2.05%। तो भाई पाकिस्तान की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है। फिर आगे बात करो तो स्कॉलर्स ने पॉइंट आउट किया है कि चाइना ने 1970s में 1 चाइल्ड नॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था, यानी एक कपल मैक्सिमम एक बच्चा पैदा कर सकता है, जिसके चलते चाइना की जो पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट है वो कहीं ना कहीं रुक गई। लेकिन इसके चलते सेक्स रेशियो भी डिक्लाइन हुआ है। चाइना में नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स वो काफी कम हो गई है, हालांकि वो कितनी भी कम है वो कहीं ना कहीं इंडिया से तो बेटर नहीं है, ठीक है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान से बेटर है। इंडिया में सेक्स रेशियो है आपका 924 पर 1000 मेल्स, 924 फीमेल्स है, चाइना में 949 है, पाकिस्तान में 943 है। बट ओवरऑल देखिए तो 949 पर 1000 नहीं है अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखो, खासकर वेस्टर्न स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखो, ठीक है। सेक्स रेशियो इज वेरी मच बाइस्ड अगेंस्ट फीमेल। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना तीनों में लोग लड़के वाले बच्चे ही चाहते हैं, लड़कियां बच्चे लोग नहीं चाहते। स्कॉलर्स ने बोला कि सन प्रेफरेंस इन तीनों कंट्रीज में प्रिवेल करती है, ओके। और रिसेंट टाइम्स में तीनों कंट्रीज अलग अलग मेजर्स ले रहे हैं सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए। ये जो 1 चाइल्ड नॉर्म था इसने कहीं ना कहीं चाइना की पॉपुलेशन ग्रोथ को तो रोक दिया, लेकिन दूसरे इंस्टेंसेस, दूसरे प्रॉब्लम्स आ गए। ऐसा कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ डिकेड्स में चाइना में जो एल्डरली लोग हैं एज अ प्रपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप बच्चे कम पैदा कर रहे हो तो यंगर लोग ज्यादा होंगे, तो यंगर लोग ज्यादा हैं तो जो अभी जवान होंगे वो आगे आने वाले समय में बूढ़े होंगे ही होंगे। तो जब ज्यादा यंग लोग नहीं आ रहे हैं और पुराने लोग ज्यादा मर नहीं रहे हैं, क्योंकि डेथ रेट कम हो गई है, तो ऑब्वियस सी बात है चाइना की जो पॉपुलेशन है वो एल्डरली हो जाएगी। इसलिए रिसेंटली चाइना ने अपने कपल्स को बोला है कि भाई ठीक है आप एक से ज्यादा बच्चे कर सकते हैं, 2 बच्चे भी कर सकते हैं। फर्टिलिटी रेट चाइना में बहुत कम है, पाकिस्तान में फर्टिलिटी रेट काफी ज्यादा है। अर्बनाइजेशन चाइना में बहुत ज्यादा है, इंडिया में 34% लोग अर्बन इलाके में रहते हैं। इंडिया का फर्टिलिटी रेट 2.2%, चाइना का 1.7%, पाकिस्तान का 3.6%। रिप्लेसमेंट लेवल के काफी पास है इंडिया 2.1% के, ठीक है भाई। अब आगे बात करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स एंड सेक्टर्स की, ठीक है भाई। दुनिया में जो वन ऑफ द मोस्ट टॉक टॉपिक्स है वो है भैया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और चाइना इसमें सबसे आगे है। चाइना की जो जीडीपी है ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी वो है 22.5 ट्रिलियन। इंडिया की जो जीडीपी है ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी वो है 9.03 ट्रिलियन। पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो है 0.94 ट्रिलियन, ठीक है। अगर आप देखोगे
कि पाकिस्तान की जीडीपी इंडिया की जीडीपी का केवल 11% है और इंडिया की जीडीपी चाइना की जीडीपी का केवल 41% है। समझ गया? तो आप कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 1/10 है पाकिस्तान की जीडीपी इंडिया की जीडीपी से। आप देखें 9.03 ट्रिलियन डॉलर है इंडिया की जीडीपी और पाकिस्तान की 0.94 ट्रिलियन डॉलर। वहीं पे अगर इंडिया की 9.03 ट्रिलियन डॉलर ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी आपको ज्यादा लग रही तो एक बार इधर नजर घुमा लो 22.5 ट्रिलियन। इनफैक्ट अगर आप बात करो परचेजिंग पावर पैरिटी पे इंडिया सबसे बड़ी इकोनॉमी, आप कह सकते हो कि चाइना चाइना परचेजिंग पावर पैरिटी पे चाइना दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी ऑलरेडी बन चुका है। परचेजिंग पावर पैरिटी के पैरामीटर्स पे चाइना यूएसए को पीछे छोड़ चुका है। देखिए एक होती है नॉमिनल जीडीपी, एक होती है परचेजिंग पावर पैरिटी जीडीपी। नॉमिनल और परचेजिंग पावर पैरिटी में क्या फर्क है? मान लीजिए चाइना में एक पेन मिलता है 5 रुपए का और वही इंडियन रुपीज में पेन 2 रुपए का मिलने लगा, तो हमारे यहाँ पे जो 2 रुपए की चीज है वो चाइना में 5 रुपए की मिल रही है। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए आपको दोनों देशों में अलग अलग अमाउंट ऑफ मनी देने की जरूरत है। तो ये अलग अलग अमाउंट ऑफ मनी के हिसाब से अगर आप जीडीपी कैलकुलेट करोगे तो वो हो जाएगी नॉमिनल जीडीपी। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में कंपैरिजन अच्छा नहीं हो पाता है। कंपैरिजन तब अच्छा होगा जब आप परचेजिंग पावर पैरिटी लेके आओ, यानी कि ये जो 5 रुपए की जो चीज मिली चाइना में, जो 2 रुपए की चीज मिली इंडिया में, इसमें अगर आप पैरिटी ले आओ उस हिसाब से जब जीडीपी आप कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगी परचेजिंग पावर पैरिटी। लेटेस्ट डाटा अगर देखो तो परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से चाइना की जीडीपी 24 ट्रिलियन डॉलर पे पहुंच चुकी है, यूएसए 20 ट्रिलियन डॉलर पे। यानी चाइना परचेजिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे ऑलरेडी यूएसए को पीछे छोड़ चुका है। ठीक है, हालांकि नॉमिनल बेसिस पे यूएसए अभी भी चाइना के आगे है। अब देखिए बहुत सारी ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज हैं अभी के समय पे जो 5% का ग्रोथ रेट मेंटेन नहीं कर पा रही है, लेकिन चाइना बहुत लंबे समय से डबल डिजिट की ग्रोथ रेट मेंटेन कर रहा है ड्यूरिंग 1980s। आगे आप देखोगे कि 1980s में पाकिस्तान में इंडिया के आगे था व्हेन इट कम्स टू जीडीपी ग्रोथ रेट। चाइना की जीडीपी ग्रोथ रेट तो एक समय पे डबल डिजिट पे थी और इंडिया कहीं ना कहीं नीचे था। यहाँ पे आपको सब दिख रहा है 1980 से लेकर 1990 में इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट 5.7%, पाकिस्तान का 6.3, चाइना का 10.3। 2015-17 में इंडिया का हो गया 7.3, चाइना का 6.8, पाकिस्तान का 5.3। अगर आप 2015 से लेकर 2017 की बात करो तो यहाँ पे क्या नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के और चाइना के ग्रोथ रेट्स वेयर एज इंडिया मेट विद मॉडरेट इंक्रीज इन ग्रोथ रेट्स। यहां पे ये बोला जा रहा है कि देखिए पाकिस्तान का 1980 लेके 1990 में 6.3% का ग्रोथ रेट था, 2015-17 में पहुंच गया 5.3%, थोड़ा डिक्रीज है। चाइना की बात करें तो 1980 से 1990 में चाइना ग्रोथ रेट था 10.3%, 2015-17 में वो 6.8% पे आ गया, कमी है। लेकिन इंडिया का बढ़ा है, इंडिया का 1980 से लेकर 1990 में 5.7% का ग्रोथ रेट था और 2015-17 में वो हो गया 7.3% का। तो यहाँ पे थोड़ा इंडिया गेन किया है। लेकिन बात यह है कि 1980 से लेकर 1990 का ये जो टाइम पीरियड था ना, इस समय पे चाइना ने बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किए जिसका आगे आने वाले समय में चाइना को बहुत फायदा होगा। यहाँ पे कुछ लैंड यूज एग्रीकल्चर के पैटर्न्स को दिखाया गया है टेबल 10.2 में, आप चाहो तो इसको देख सकते हो। ये फिगर्स हैं, इन फिगर्स से चाहो तो आप इलाका मैप करवा सकते हो। आपके पास बहुत आराम से टाइम है, एनसीईआरटी की बुक को फ्री में एनसीईआरटी की वेबसाइट से पीडीएफ डाउनलोड करिए और इसको देखिए। इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस की बात की जाए तो अलग अलग प्रकार की इंडस्ट्री जैसे पेट्रोकेमिकल, केमिकल्स कहाँ पे काम कर रही है वो आप यहाँ पे पहचान सकते हो थ्रू साइन। आप ये देखोगे कि चाइना का जो बहुत बड़ा इलाका है ना, ये वाला, यहाँ कुछ भी नहीं होता है। आपको मैं बता दूं, चाइना भले ही इलाके में हमसे बहुत बड़ा है लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी जमीन बंजर है, बहुत बड़ी जमीन पहाड़ है, बहुत बड़ी जमीन रेगिस्तान है जहाँ पे ज्यादा कुछ हो नहीं सकता। ठीक है ना, इसलिए आपको इतना बड़ा इलाका यहाँ पे चाइना का बिल्कुल ही ब्लैंक नजर आ रहा है। आगे बात करते हैं। कुछ स्कॉलर्स का ये भी बोलना है कि द रिफॉर्म्स प्रोसेस इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान एंड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और लॉन्ग पीरियड एज रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइनिंग ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो ग्रोथ रेट कम हुई इसका रीजन बताया गया कि पाकिस्तान में बहुत लंबे समय से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही। हम लोग आगे के सेक्शन में देखेंगे कि विच सेक्टर कंट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट ग्रोथ रेट्स इन दीज कंट्रीज। अभी देखते हैं आगे। अब देखते हैं कि भाई अलग अलग at how people engaged in different sectors contribute to gross domestic products now called as gross value added। कैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में अलग अलग सेक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं।
ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस वैल्यू एडेड में एक ही चीज का फर्क है, टैक्सेस सब्सिडीज ये आपकी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इंक्लूड होती है, ग्रॉस वैल्यू एडेड में इंक्लूड नहीं होती है। आगे बात करते हैं, इट वाज पॉइंटेड आउट इन द प्रीवियस सेक्शन दैट चाइना एंड पाकिस्तान हैव मोर प्रपोर्शन ऑफ अर्बन पॉपुलेशन देन इन इंडिया। शुरुआत में ये देखा गया कि चाइना पाकिस्तान में ज्यादा अर्बन पॉपुलेशन थी इंडिया के रिस्पेक्ट में। अगर आप बात करो चाइना की, तो चाइना का जो टोपोग्राफिक और क्लाइमेटिक कंडीशंस है उसके चलते चाइना के बहुत कम इलाके में एग्रीकल्चर को सक्सेसफुली किया जा सकता है। चाइना का जो टोटल लैंड इलाका है ना, उस लैंड इलाके में केवल 10% इलाके में आप एग्रीकल्चर कर सकते हो चाइना के अंदर। ओके, फिर आगे क्या बोला जा रहा है, द टोटल कल्टिवेबल एरिया इन चाइना अकाउंट्स फॉर 40% ऑफ द कल्टिवेबल एरिया इन इंडिया। मतलब इंडिया में अगर 100 हेक्टेयर्स में कल्टीवेशन होता है तो चाइना में केवल 40 हेक्टेयर्स में कल्टीवेशन होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई कल्टीवेबल लैंड, एग्रीकल्चरल लैंड इंडिया के पास जाता है। अगर 100 हेक्टेयर्स इंडिया के पास एग्रीकल्चरल लैंड है तो चाइना के पास केवल 40 हेक्टेयर्स है। ये अलग बात है कि चाइना लैंड में इंडिया से ऑलमोस्ट 3 गुना बड़ा है। आगे बात करते हैं, until the 1980s more than 80% of the people in China were dependent on farming as a source role of livelihood। 1980 तक आते आते आप देखोगे कि चाइना में 80% लोग ऑलमोस्ट, इनफैक्ट इससे ज्यादा ही फार्मिंग पे डिपेंडेंट थे। लाइवलीहुड का उनका केवल एक सोर्स था, वो फार्मिंग का। तब से लेके आप देखोगे कि गवर्नमेंट ने लोगों को इनकरेज करना शुरू किया कि भैया ये खेती बाड़ी छोड़ो और दूसरी इंडस्ट्रीज में घुसो। तो कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में घुसो, तो भाई हैंडीक्राफ्ट में घुसो, कॉमर्स में घुसो, ट्रांसपोर्ट में घुसो, क्या एग्रीकल्चर में घुसे हुए हो। 2018-19 की बात की जाए तो 26% चाइना की आबादी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी और इस आबादी का जो ग्रॉस वैल्यू एडेड में कंट्रीब्यूशन था चाइना में वो 7% था। तो 2018-19 में 26% of the workforce of China was engaged in agriculture and its contribution to GVA in China is 7%। मतलब कहीं ना कहीं चाइना के अंदर एग्रीकल्चर के जो कंट्रीब्यूशन का परसेंटेज है वो बहुत कम है। और अगर आप देखो तो 1980 तक 80% से ज्यादा आबादी कहाँ पे डिपेंडेंट है, एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। मतलब कहीं ना कहीं चाइना ने यहाँ पे दूसरे स्पेस में प्रोग्रेस की है और ये तो आज आप देख ही रहे हो। चाइना यूएसए को ऑलरेडी एक बहुत बड़ी टक्कर दे रहा है, ये अपने आप में एक स्टेटमेंट है। फिर आप बात करो, इन बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू जीवीए वर 16-24%। 2018-19 में इंडिया में एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट करता था 16% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड, पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करता था 24% ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड। ओके, जो प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन्वॉल्व है इंडिया में व्हेन इन एग्रीकल्चर, और इसको अगर आप पाकिस्तान से कंपेयर करो तो पाकिस्तान के रिस्पेक्ट में इंडिया में ज्यादा प्रपोर्शन के लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान में लगभग 41% ऑफ द पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर, वेयर एज इन इंडिया डायरेक्टली 43% पीपल आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। हालांकि इनडायरेक्ट अगर आप चीजों को जोड़ दो तो ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं एग्रीकल्चर में इंडिया में। 24% पाकिस्तान की पॉपुलेशन इन्वॉल्व है इंडस्ट्री में, लेकिन इंडस्ट्री पाकिस्तान की जीडीपी का, जीवीए का केवल 19% बनाती है, ग्रॉस वैल्यू एडेड का केवल 19% बनाती है। इंडिया के इंडस्ट्री वर्कफोर्स की अगर आप बात करो तो इट अकाउंट्स फॉर 25%। तो इंडिया का जो इंडस्ट्री वर्कफोर्स है सेकेंडरी सेक्टर में 25% है, लेकिन जो जीवीए है इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी में जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो 30% है। ये सारा डाटा आपको यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए इंडिया इंडस्ट्रीज में जीवीए कितना है, मतलब ग्रॉस वैल्यू एडेड। ओवरऑल सर्विसेज में जीवीए 54%, इंडस्ट्री में 30%, एग्रीकल्चर में 16%। वहीं पे अगर आप देखो वर्कफोर्स कितनी काम कर रही है, इंडस्ट्री में 25%, एग्रीकल्चर में 43%, सर्विसेज सेक्टर में 32%। समझ गया बात तो कुल मिला के इन्हीं स्टैटिस्टिक्स को अलग अलग तरीके से यहाँ पे बताया गया। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप पाकिस्तान की बात करो तो पाकिस्तान के 24% लोग, पाकिस्तान की 24% जीवीए कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है, ठीक है। लेकिन एग्रीकल्चर में पाकिस्तान कितने प्रतिशत लोग इन्वॉल्व है, 41% लोग। तो बेसिकली यहाँ पे इन्हीं स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर किया गया। ओके, फिर आगे बात कीजिए। In the normal course of development, countries first shift their employment and output from agriculture to industry and then to services। नॉर्मल कोर्स ऑफ डेवलपमेंट देखो किसी भी इकोनॉमी का, तो पहले प्राइमरी सेक्टर आगे आएगा जिसमें एग्रीकल्चर माइनिंग डोमिनेंट होते हैं, फिर आएगा आपका सेकेंडरी सेक्टर जिसमें इंडस्ट्रीज डोमिनेंट होती है, फिर आएगा आपका टर्शियरी सेक्टर जिसमें सर्विस सेक्टर डोमिनेट होता है।
लेकिन इंडिया पाकिस्तान में एक अलग ट्रेंड देखने को मिला। इंडिया और पाकिस्तान में जो सर्विस सेक्टर है वो बहुत तेजी से बढ़ा है और कहीं ना कहीं उनका जो सेकेंडरी सेक्टर है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, वो इतना तेजी से नहीं बढ़ा है। एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री और इंडस्ट्री टू सर्विसेज ये चाइना में तो हुआ है, बट दिस इज नॉट हैपनिंग इन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर आप देखो यहाँ पे इंडिया को और पाकिस्तान को, तो इंडिया में 54% ऑफ द जीवीए इज कंट्रीब्यूटेड बाय सर्विस सेक्टर, पाकिस्तान में 57%। अभी हम लोग डेवलप्ड नेशन तो बने नहीं है, हम एग्रीकल्चर इकोनॉमी से आगे आ रहे हैं, तो हमारा इंडस्ट्री सेक्टर ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ हमारा ज्यादा क्या हो रहा है, सर्विस सेक्टर ज्यादा हो रहा है। तो ये जो पिक्यूलियर डेवलपमेंट है वो इसलिए देखा गया है क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही अपनी इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को उस लेवल पे आगे लेके नहीं जा पाए। तो इस चीज में कह सकते हो कि इंडिया पाकिस्तान दोनों एक दूसरे की तरह है, हालांकि कोई बहुत अच्छी चीज नहीं है। आइडियल डेवलपमेंट यही होता है कि आप प्राइमरी सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर में घुसो, इंडस्ट्रियल से सर्विस से घुसो। अगर आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं घुस पाए, मतलब आपकी कैपिटल गुड्स इंडस्ट्री उस लेवल पे आगे नहीं बढ़ी है, आपकी टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी उस लेवल पे आगे नहीं बढ़ी है। ये सब बातें यहाँ पे बोली गई हैं, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। ठीक है, बार बार मैं वही चीजों को अलग स्टेटस लेके क्या ही बार बार रिपीट करूं। फिर चलिए आगे बात करते हैं। Thus in all the three countries, the service sector is emerging as a major player of development. आप तो देखिए चाइना में भी 52% जो इकोनॉमी है, जो जीवीए है, वो आपको सर्विस सेक्टर से आ रहा है। तो अब तीनों सेक्टर में, और चाइना आप देखिए आज के डेट में बहुत आगे निकल चुका है। मैंने जैसा कि आपको बताया कि वो अमेरिका जैसी कंट्रीज के साथ कंपीट कर रहा है, तो चाइना इज वे अहेड ऑफ इंडिया। ठीक है, अब आगे बात की जाए। सर्विस सेक्टर जीबीए को ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है और सर्विस सेक्टर एक प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर की तरह भी काम कर रहा है। 1980s के अगर आप वर्कफोर्स के डाटा को देखोगे तो पाकिस्तान बहुत तेजी से सर्विस सेक्टर में लोग डाल रहा था। 1980s में पाकिस्तान के बहुत सारे लोग सर्विस सेक्टर में काम कर रहे थे, इंडिया चाइना के लगभग कम काम कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 1980s की बात करो और इंडिया चाइना पाकिस्तान के डाटा को यहाँ पे कंपेयर करो, तो 1980s में इंडिया के 17% लोग, चाइना के 12% लोग और पाकिस्तान के 27% लोग सर्विस सेक्टर में काम कर रहे थे। और यही डाटा अगर आप 2019 के लिए देखोगे तो इंडिया के 32% लोग सर्विस सेक्टर में, चाइना के 46% लोग सर्विस सेक्टर में और पाकिस्तान के 35% लोग सर्विस सेक्टर में। मतलब 1980s के समय पे ही पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा प्रोपोर्शन, स्पेशली व्हेन कंपेयर टू इंडिया और चाइना, ऑलरेडी सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड था। पिछले 5 डेकेड्स की बात की जाए तो एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट को अगर आप देखो, ठीक है, इफ यू वॉच द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स को एम्प्लॉय करता था। पिछले 5 डिकेड्स की बात हो रही है, 50 सालों की बात हो रही है, अभी की बात नहीं हो रही। तो पिछले 50 सालों में शुरुआत में अगर आप देखोगे तो ज्यादातर जो सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट देने वाला सेक्टर था वो कौन था, वो एग्रीकल्चर सेक्टर था। इंडस्ट्रियल सेक्टर जब किक इन किया चाइना में, तो चाइना ने कहीं ना कहीं नियर डबल डिजिट ग्रोथ रेट को मेंटेन किया 1980 से लेकर 1990s में। लेकिन बाद में भी चाइना में थोड़ा स्लो डाउन दिखने लगा। अब स्लो डाउन दिखे ही दिखेगा। जब आपकी इकोनॉमी बढ़ेगी तो ऑब्वियसली बात है वो इकोनॉमी बढ़ती तो ना रहेगी भाई, कहीं ना कहीं तो नीचे भी आएगी ना। अगर आप 10 साल तक लगातार 10% की रेट से आगे बढ़ रहे हो तो 11वें 12वें साल में 10% की रेट से बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका बेस बढ़ता जा रहा है। तो बेस बढ़ता जा रहा है तो जितना ज्यादा बेस बढ़ा रहे हो उससे ज्यादा तेजी से आपको ग्रोथ बढ़ानी पड़ेगी उस बेस के इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए। ठीक है, वहीं पे इंडिया पाकिस्तान की बात की जाए तो ग्रोथ उतनी ज्यादा स्विफ्ट नहीं थी। अब बात करते हैं इन केस ऑफ सर्विस सेक्टर, China was able to maintain its rate of growth during 1890s, while there was a positive and increasing growth of India's service sector output. Thus, China growth is contributed by the manufacturing service sectors and India growth by the service sector. During this period, Pakistan has showed deceleration in all 3 sectors. ठीक है भाई, क्या बोला जा रहा है कि 1980 से 1990 में और उसके बाद भी अगर आप आगे जाते हो तो चाइना का तो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर दोनों बढ़े हैं। इंडिया का प्राइमरली सर्विस सेक्टर बढ़ा है, मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बढ़ा है, बट कंपैरेटिवली कम बढ़ा है। पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल, मैन्युफैक्चरिंग और एग्रीकल्चर सेक्टर तीनों बढ़े हैं बट बहुत कम बढ़े हैं, स्पेशली व्हेन कंपेयर टू इंडिया एंड चाइना। यहाँ पे आपको समझना ये होगा कि बातें बहुत कंपैरेटिव है और ये कंपैरिजन आप इस टेबल को देख के समझ सकते हैं। तो ये था एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। एक और वीडियो और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।